नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम पिछले वीडियो में विसर्ग संधि संस्कृत में पढ़ रहे थे, जिसमें दो नियम हमने पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था अपन ने उत्व, दूसरा पढ़ा था सत्व। अब तीसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं ऋत्व। ऋत्व जो है, इसमें कौन सा नियम लगता है? से सजुसो रु, यानी इस सूत्र के अनुसार विसर्ग को रै आदेश होता है। क्या आदेश होता है? रै आदेश होता है। अब कब होगा, कैसे होगा, वो हम देखते हैं। यह सूत्र यह कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर, ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, रे, ले, वे, है या कोई स्वर आए, क्या है? स्वर आए, तो विसर्ग को क्या आदेश होगा? रै आदेश होगा। किसको आदेश होगा? इस विसर्ग को रै आदेश होगा। ध्यान रखना, विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है। किसको छोड़कर? ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, रे, ले, वे, है या कोई भी स्वर आता है, तो विसर्ग को क्या आदेश होगा? रै आदेश होगा। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? परिभाषा देख लेते हैं। यदा विसर्गात् पूर्वम ए आ त्यक्त्वा कोऽपि स्वरः भवति तथा विसर्गात् पश्चात कश्चित् वर्गस्य तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, वर्ण है, य, रे, ले, वे वर्ण है, कोऽपि स्वरः वा आयाति तदा विसर्गस्य स्थाने रैकारः भवति। रैकारः भवति। इसको समझ लीजिए एक बार। यदा विसर्गात् पूर्वम, जब विसर्ग से पहले ए आ त्यक्त्वा, ए आ को छोड़कर, को अपि स्वर है, कोई भी स्वर भवति होता है, तथा विसर्गात् पश्चात, विसर्ग के बाद कश्चित् वर्गस्य किसी वर्ग का तृतीय है, तीसरा, चतुर्थ है, चौथा, पंचम है, वर्ण है, पांचवा वर्ण, य, रे, ले, वे, है वर्ण है। वर्ण कोऽपि स्वर है वा, या कोई भी स्वर आयाति आता है, तदा तब विसर्गस्य स्थाने, विसर्ग के स्थान पर रैकारः भवति, रैकार हो जाता है, अर्थात रै आदेश हो जाता है। समझ में आया आपको? जैसे कि हमने पूर्व में आपको बताया था कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा
या य, र, ल, व, है में से कोई वर्ण होगा या कोई स्वर होगा तो निसंकोच होकर आप वहां पर कौन सा नियम लगाएंगे? श सजुसो रू का नियम लगेगा और र आदेश हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब उदाहरण देखेंगे इसके, बहुत सरल है। बस ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। ये घोष वर्ण आते हैं ना तो विसर्ग को र आदेश कर देना है और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। जैसे निहि प्लस विकार है, निहि प्लस विकार है। यहां पर देखिए क्या आ रहा है? विसर्ग, आगे आ रहा है व, विसर्ग से पहले ई, ए आ तो नहीं है ना, और आगे व आ रहा है। इसका मतलब हमारा नियम बिल्कुल सटीक है। तो विसर्ग को हमें क्या कर देना है? र कर देना है और ये क्या बन जाएगा? निर्विकार है। इसी प्रकार से निहि प्लस जनः, निहि प्लस जनः, तो यहां पर देखिए विसर्ग के बाद ज, च, छ, ज, तीसरा वर्ण आ रहा है ना, विसर्ग से पहले ई आ रहा है तो नियम सटीक है। तो क्या बन जाएगा? निर्जनः। इसी प्रकार से और लेते हैं, निहि प्लस आकार है, निहि प्लस आकार है। यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद में आ यानी कोई स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? र, और ये बन जाएगा निराकार है, क्योंकि इसमें आ रहा था, र में आ मिल जाएगा और रा पूरा बन जाएगा, निराकार है। इसी प्रकार से दुहु प्लस व्यवहार है, दुहु प्लस व्यवहार है, विसर्ग के बाद में वह आ रहा है तो क्या बन जाएगा? दुर्व्यवहार है। इसी प्रकार से आसिहि प्लस वादम, आसिहि प्लस वादम, तो यहां पर देखिए विसर्ग से पहले ई है और बाद में व आ रहा है तो विसर्ग को र हो जाएगा और ये हो जाएगा आशीर्वादम, आशीर्वादम। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, धनु प्लस धरः, धनु प्लस धरः, यहां पर देखिए विसर्ग से पहले उ है और बाद में ध, त, थ, द, ध, चौथा वर्ण आ रहा है ना तो क्या बन जाएगा? धनुर्धरः। यजुः प्लस वेदः, यजुः प्लस वेदः, क्या बनाओगे? विसर्ग से पहले उ बाद में व तो र आदेश हो जाएगा और यह बन जाएगा यजुर्वेदः। क्या बन गया? यजुर्वेदः। इसी प्रकार से और उदाहरण ले सकते हैं। दुहु प्लस जनः, दुहु प्लस जनः, विसर्ग से पहले उ और विसर्ग के बाद में ज आ रहा है तो तीसरा वर्ण है ना यहां पर, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, दुर्जनः। दुहु प्लस आचारः, क्या बनाओगे? दुराचारः, क्या बन जाएगा? दुराचारः। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से यहाँ कौन सा नियम लगेगा? रुत्व संधि का नियम लगेगा। ये थी आपकी रुत्व। अब अगला देखते हैं विसर्ग लोप। क्या आता है? विसर्ग लोप।
विसर्ग लोप है। विसर्गस्य लोप है। विसर्ग का लोप होता है। कब होता है? ये नियम ये कहता है यदि ए या आ के बाद विसर्ग हो, यानी विसर्ग से पहले ए आ हो, इसके बाद में कोई भी मृदु स्वर या व्यंजन आए, मृदु स्वर या व्यंजन आए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। किसका होगा? विसर्ग का लोप होगा। इस बात का ध्यान रखना, विसर्ग से पहले ए या आ आए और विसर्ग के बाद में कोई मृदु स्वर हो या व्यंजन हो, तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं, विसर्गात पूर्वम ए आ भवति तदंतरम कोऽपि मृदु स्वरः व्यंजनः वा आयाति तदा विसर्गस्य लोपः भवति। क्या होता है? विसर्ग का लोप होता है। विसर्ग से पहले ए आ होता है, तदंतरम उसके बाद कोअपि कोई भी मृदु स्वर हो या व्यंजन हो। मृदु मतलब मधुर, जिसके उच्चारण में मीठापन होता है, ऐसा कोई स्वर हो या व्यंजन होता है तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम है प्लस वध, ये वह मृदु है, यहाँ पर विसर्ग है, इससे पहले ए है, तो ये बन जाएगा राम वध। ठीक है। इसी प्रकार से राम है हसती, राम है हसती, तो क्या बन जाएगा? राम हसती। इसी प्रकार से बालः इच्छति, बालः इच्छति, तो बाला इच्छति। विसर्ग का क्या हो गया? इसमें लोप हो गया है। समझ में आया आपको? इस प्रकार से आपका विसर्ग लोप होता है। इसी प्रकार से एक नियम और इसमें लगता है जिसमें विसर्ग का लोप होता है, और वो नियम है रोरी। कौन सा है? रोरी। देखिए, वो नियम उस रुत्व संधि से जुड़ा हुआ नियम भी है और विसर्ग लोप से जुड़ा हुआ नियम भी है। रोरी नियम लगता है रोरी। ये नियम ये कहता है यदि विसर्ग से पहले, क्या? विसर्ग से पहले कोई स्वर है, विसर्ग से पहले क्या है? कोई स्वर है, और विसर्ग के बाद में रेफ हो। क्या है? रेफ। रेफ का मतलब रे, ध्यान रखना, पहले मैं बता चुका हूं। तो विसर्ग का लोप, विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। किसका? विसर्ग का। इसका तो हो जाएगा लोप, और पूर्व जो स्वर आ रहा है, पूर्व स्वर यानी कि ये स्वर, इस स्वर को क्या बना देगा? दीर्घ बना देगा। ये ह्रस्व स्वर होगा ये, और इसको क्या बना देगा? दीर्घ बना देगा। इस बात का ध्यान रखना। नियम क्या कहता है? यदा विसर्गात पूर्वम कोऽपि ह्रस्व
स्वरः भवति तदंतरम रेफ आयाति तदा विसर्गस्य लोपः भवति एवं च पूर्व ह्रस्व स्वरः दीर्घः भवति। पहले ह्रस्व स्वर होगा उसका तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और उस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये नियम यही कहता है। आइए हम इस नियम के उदाहरण देखते हैं। नियम समझ गए होंगे, उदाहरण देखते हैं कौन कौन से उदाहरण आते हैं इसमें। नीहि प्लस रज है, नीहि प्लस रज है। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, विसर्ग, उसके बाद में रेफ आ गया। इससे पहले विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर है, तो इस स्वर को तो दीर्घ बना देंगे और विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो दीर्घ क्या, नी, और ये बन गया रज है, नी रज है। कवि प्लस रचती, कवि प्लस रचती। यहां विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई, ह्रस्व है ना, आगे रेफ आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा कवि रचती। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से नीहि प्लस रवम, नीहि प्लस रवम, विसर्ग से पहले ई और बाद में क्या आ रहा है, रेफ, तो दीर्घ हो जाएगा ना, नी रवम। समझे होंगे आप अच्छी तरह से इस चीज को। यहां आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने हम लेके आएंगे वो घटी का परिचय, घटी का वादनम, यानी घड़ी में समय देखते हैं ना, उस समय को हम किस प्रकार से उच्चारित कर सकें। घटी का ज्ञानम, घटिका का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, ये टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।